यहाँ कुछ लोग मौजूद है जो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से केजरीवाल ये दावे करते हैं कि हम फ्री बिजली देते, चलिए जानते हैं कि आखिर जनता क्या सोचती है और आखिरी सच्चाई क्या है, जमीनी स्तर पर इसकी क्या सच्चाई है। सर, आप दावे कर रहे थे कि केजरीवाल जो है वो फ्री कुछ नहीं करते, इस पर आप क्या खुलासा करते हैं? मैं यही बताना चाह रहा हूँ मैडम, फ्री 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 की एक बातें चल रही हैं। अब मैं आपके सामने क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। ये सारा का सारा बिल आप दिखाइए, इसमें मैडम आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे यूनिट ऑफ कंजम्पशन दिखाई देती है, कितना लिखा हुआ है? आप कैमरे पे दिखाइए, मैं चाहूंगी। ये कितना लिखा हुआ है? 0। और बिल कितना है मैडम? 1970 रुपये का। दूसरी चीज़ आपको एक बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूँ, किसी को पेंशन नहीं मिल रही है। दिल्ली सरकार ने हैंडीकैप्स की पेंशन और महिलाओं की विडोज़ की पेंशन बंद की हुई है। अब एक बहुत बढ़िया स्कैंडल आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये बिल मेरे घर का छापा नहीं हुआ है और बीजेपी के घर का छापा नहीं हुआ है, ये BSES ने छापा हुआ है बिल, ठीक है ना। इसका CA नंबर भी चेक कर सकते हैं और किसी का भी जिसको भी कंफर्मेशन करनी हो वो अपने घर का बिजली का बिल चेक कर ले। यहाँ पे एक 7% पूरे बिल के ऊपर ये पेंशन सरचार्ज ले रहे हैं। पेंशन सरचार्ज मतलब ये बढ़िया तरीका है कि बिजली में आपसे सामान खरीद रहा हूँ तो आप अपना जो यूनिट का रेट है वो बताइए, मैं आपसे खरीद लूँगा। आप पेंशन के पैसे ले रहे हैं और पेंशन किसी को दे नहीं रहे हैं। ये पैसा कहाँ जा रहा है? और वो भी ऑथराइज किसको किया हुआ? एक प्राइवेट कंपनी को। मान लीजिए मैंने यहाँ पे इन भाई साहब से एक सामान खरीदा, इन्होंने कहा 100 रुपये का है, बाद में मैंने पेमेंट कर 100 रुपये प्लस टैक्सेस, तो आदमी सोचता है 10 रुपये टैक्स होगा भाई। बाद में इन्होंने मेरे से 117 रुपये मांग लिए, तो मैं इनसे पूछूंगा 117 रुपये किस बात के? कह रहे जी 100 रुपये का सामान था, आपको टैक्सेस बताए नहीं। मैंने कहा भाई 10 रुपये टैक्स है। तो उन्होंने कहा 7 रुपये वो क्या है जी, मेरे कुछ गरीबों की मदद करता हूँ उसके लिए पैसे ले रहा हूँ 7%। तो ये कोई तरीका है? BSES कैसे ले सकता है 7%? ये आपने भी आज तक, मैडम आप एंकर हैं, आपके भी किसी मीडिया चैनल से, आपको पता है कि 7% जो है ना सरकार जो है इस पर ये टैक्स ले रही है, पेंशन टैक्स ले रही है। ये देखिए लिखा हुआ है पेंशन सरचार्ज 7% और टोटल अमाउंट यूनिट, मतलब जो कितने समय से चल रहा है सर ये तो बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है मैडम। ये कितना पुराना बिल में देखना पड़ेगा कि कब से चल रहा है, ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना ये तब गुजरात भी पहुंच रहे केजरीवाल, कह रहे हैं कि दिल्ली की तरह हम विकास करेंगे, फ्री बिजली फ्री पानी। अब मैं एक दूसरी बात कहता हूँ, ये तो बात हुई जो लोग पे कर रहे हैं। अब मैं फ्री वालों को बताता हूँ। आप सिर्फ इतना सोचिए कि जिसका बिल फ्री आ रहा है BSES का, उसका अगर बिल आता तो कितने का आता? 500 रुपये का। 500 रुपये का मतलब ईयरली कितना हो गया? 6000 रुपये। और साल का कितना हो गया? वो 5 साल का कितना हो गया जो इनका टेन्योर होगा? 30,000 रुपये। 30,000 रुपये का बेनिफिट देगा तो कोई भी सोचेगा कि भाई मेरे को 30,000 रुपये का बेनिफिट हो रहा है, मैं उसकी बात को बड़ी करता हूँ। लेकिन पानी गंदा आ रहा है, ठीक है, पानी गंदा आ रहा है, उससे लीवर ख़राब होता है। और एक बार भी हॉस्पिटल में अगर लीवर ट्रांसप्लांटेशन की स्थिति आ जाएगी तो कितने खर्च होंगे मैडम? 30 लाख रुपए। किसी ने सोचा है? 30 लाख रुपए आपके घर के सारे लोगों का। एक योजना है बीजेपी वालों ने, मोदी जी ने एक लॉन्च की हुई है जिसके अंदर 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है, उसको बंद कर रखा है। आप क्यों नहीं बेनिफिट होने दे रहे? अरे केंद्र दे रहा है ना पैसा, पैसा किसी के बाप का नहीं है, पब्लिक का पैसा केंद्र में जाता है, वहाँ से पब्लिक के लिए आता है। तो आप दे दो ना वो योजना, क्यों नहीं देना चाहते? क्यों व्यक्तिगत है? हमने हॉस्पिटल बढ़िया कर दिया, ये कर दिया, ये सारी स्थितियाँ। वो दावे करते हैं कि दवाइयाँ फ्री कर दी, अरे सब कुछ फ्री कर दिया, यहाँ पे मौत भी फ्री कर दी है, घर बैठे मौत दे रहे हैं, ये फ्री तो है। फ्री पानी दे के आपको, गंदा पानी दे के मौत फ्री है। और जब उस डेवलपमेंट का आप क्या करेंगे मैडम, जब आदमी मर ही जाएगा? मान लीजिए इसको सिंगापुर बना दें आप, और कल मैं हुई नहीं तो सिंगापुर का क्या करूंगा मैं? तो यहाँ से एक बहुत बड़ा मैसेज है जो पब्लिक को पता होना चाहिए। अभी लड़ाई क्या रह जाती है अल्टीमेटली? व्यक्तिगत। कौन है जी? सोनी सिसोदिया जी लड़े हैं, कुछ उसके चाहने वाले होंगे, कुछ उसकी कास्ट के होंगे। यहाँ से कौन लड़े हैं जी? यशपाल जी लड़ रहे हैं, फलाने लड़ रहे हैं। उनका ये चुनाव आखिरी में यहाँ तक सीमित रह जाता है, लेकिन असली मुद्दा तो भूल ही जाते हैं पब्लिक। लेकिन जो पब्लिक वोट दे रही है उसको ये पता है, इसलिए 210% कोई कुछ भी कहता रहे, ये वोट मोदी जी को जाएगा। और ये फ्रॉड है। बात ये नहीं है, जब ये आए थे ना सत्ता में, तब जो बातें कही थी ठीक कही थी, इसलिए पब्लिक ने वोट दिया था। लेकिन ये नहीं पता था, मैं आम आदमी हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। ब्रोशर अच्छा था, मटेरियल खराब था, लोगों ने ब्रोशर पे वोट दे दिया, मटेरियल खराब निकला। ठीक है, इनका कहने का मतलब है जिस तरीके से ये कह रहे हैं, जिस तरीके इन्होंने दावे किए कि जिस तरीके से वो दावे करते हैं कि बिजली फ्री है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता जूझ रही है आम समस्याओं से। और हमने आपको जिस तरीके से ये ज़मीनी स्तर पर सच्चाई दिखाई है वो है पांडव नगर इलाका, जहाँ से मनीष सिसोदिया के भतीजे इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। और जिस तरीके से ये हमने नहीं, आम जनता ने बताया है कि आखिर यहाँ की परिस्थितियाँ क्या है, आखिर लोग कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो ये जनता को तय करना होगा कि MCD चुनाव में जनता किस तरह
तरफ जाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने सर, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। मित्रों, लंबे अरसे के बाद इस गांधीनगर में किसी प्रेस वार्ता को मैं संबोधित करने के लिए आप सबके बीच उपस्थित हूं। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी मित्रों का स्वागत है। गुजरात में चुनाव चल रहे हैं और गुजरात के चुनाव इस समय अपने अंतिम चरण में हैं। जितने भी चुनावी विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका यह मानना है कि गुजरात के इस बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2/3 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करने जा रही है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, वह अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन आम आदमी पार्टी का जहां तक प्रश्न है, वह अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों में अंतर यह है, कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक इस देश में हुकूमत की है। बच्चा बच्चा इस सच्चाई को जानता है कि भारत की राजनीति में विश्वसनीयता का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी सबसे अधिक किसी राजनीतिक पार्टी ने पैदा की है तो वह कांग्रेस पार्टी ने पैदा की है। उनके कृति और कथन, यानी उनके वर्ड्स और डीड्स, इन दोनों में इस देश की जनता को बराबर अंतर देखने को मिला है। जो कहा यदि वह किया होता तो आज के वर्षों पहले हमारा यह देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन गया होता। जो भारत की राजनीति में विश्वसनीयता का संकट पैदा हुआ है, उस विश्वसनीयता के संकट को चुनौती के रूप में किसी राजनीतिक पार्टी ने इस देश में स्वीकार किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है। जो हम लोगों ने कहा उस काम को किया। हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो को कोई उठाकर देख सकता है, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिसको हमने कहा हो और किया ना हो। यहां तक कि भारतीय जनसंघ के रूप में जब हम लोग काम कर रहे थे, उस समय भी जो बातें हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में कही थी, उन सारे मुद्दों पर हमने कार्रवाई की है। सारी अपने बातों को, सारे अपने वचन को हम लोगों ने पूरा करने में कामयाबी हासिल की है। और मैं यह मानता हूं, ये दल सभी विश्वसनीयता के संकट से गुजर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी यह विश्वसनीयता के प्रमाण की प्रतीक बन चुकी है इस भारत की राजनीति में। जहां तक मोदी जी का प्रश्न है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जब से उन्होंने शासन की बागडोर 2014 से अपने हाथों में संभाली है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय जगत में ऊंचा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत पहले कुछ बोलता था तो दुनिया उसकी बातों को बहुत गंभीरतापूर्वक नहीं लेती थी, लेकिन आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर यह सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह हैसियत भारत की बनी है। आपने देखा होगा, रशिया और यूक्रेनियन क्राइसिस के दौरान जिस समय हमारे भारतवासी वहां पर फंसे हुए थे, इस संकट के दौरान, तो उस समय विश्व के अकेले नेता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी थे, जिन्होंने जरूरत पड़ी तो अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से भी बात की, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से भी बात की, और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की के साथ भी उन्होंने बातचीत की। और युद्ध थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया ताकि भारतवासी यूक्रेन से बाहर जा सके। यह साख, यह विश्वसनीयता अंतर्राष्ट्रीय जगत में यह भारत की बनी है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बनी है। और मैं यह मानता हूं कि 20वीं शताब्दी में जहां पर महात्मा गांधी, जो कि गुजरात की धरती पर पैदा हुए थे, गुजराती मां की कोख से पैदा हुए थे, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, भारत को आजादी मिली। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी, जिन्होंने पूरे भारत को एक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह दोनों गुजरात की गौरव और अस्मिता के प्रतीक रहे हैं।
लेकिन 21वीं सदी में कह सकता हूं कि गुजरात की गौरव और अस्मिता का यदि कोई प्रतीक है तो आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात की गौरव और अस्मिता के प्रतीक हैं। और आज उस प्रधानमंत्री के बारे में कांग्रेस के द्वारा अब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। कुछ अन्य राजनीतिक पार्टियां भी उल जुलूल और फालतू आरोप लगाने की यह कोशिश करती हैं। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी के संबंध में अपशब्दों का प्रयोग करना यह स्वस्थ राजनीति के लक्षण नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग आज के कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा किया गया है, इसे मैं केवल आज के कांग्रेस के अध्यक्ष मिस्टर खड़गे की ही सोच का परिणाम नहीं मानता हूं, बल्कि पूरे कांग्रेस के नेतृत्व की जो जमात है, यह उसकी सोच का परिणाम है। प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं होता है, प्रधानमंत्री स्वयं में एक संस्था होता है, और उसके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाना, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि गुजरात की जनता जिस तरीके से गुजरात 21वीं सदी में गुजरात की गौरव और अस्मिता के प्रतीक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और उनके ऊपर इस तरीके से उनके संबंध में अपशब्दों का प्रयोग करने की कोशिश की गई है, गुजरात की जनता उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि 2014 से सरकार बनने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था जो 2014 के पहले लड़खड़ा रही थी, उस देश की अर्थव्यवस्था को भी ताकत देने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। कहां 2014 के पहले हम 9वें, 10वें और 11वें स्थान पर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में हुआ करते थे, साइज ऑफ इकोनॉमी के मामले में, और आज हम दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में आकर खड़े होंगे। यह हमारी मोदी जी के नेतृत्व की, हमारी सरकार की सोच, नीतियों और कार्यक्रमों का ही यह परिणाम है। अब केवल एक साल में पिछले वर्ष 83.3 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट भारत में हुआ है। यह कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि 600 बिलियन डॉलर से ज्यादा का हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इस समय है। यह भी अपने में एक रिकॉर्ड है जो कभी नहीं रहा है। अब जब कोरोना के संकट के दौरान सारे विश्व की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी नहीं बल्कि लड़खड़ा गई थी, और वैसी संकट की घड़ी में भी देश की अर्थव्यवस्था को बचाए रखना ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को और ताकत देने का काम यदि किसी ने किया है तो मोदी जी के नेतृत्व की इस सरकार ने किया है, हमारी सरकार ने किया है। बहनों भाइयों, ये सब सामान्य उपलब्धियां नहीं है, और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि गुजरात की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को 2/3 से अधिक मतों से विजय दिलाएगी। हिम्मत और साहस का जहां तक प्रश्न है, एक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले उस व्यक्ति को जिसे कोई निर्णय लेना पड़ता है, उसके अंदर साहस भी चाहिए, कुछ कर गुजरने का, कुछ जोखिम उठाने की हिम्मत भी चाहिए। वह हमारे प्रधानमंत्री के अंदर है। जहां भी स्ट्रक्चरल अथवा प्रोसीजरल रिफॉर्म्स करने की जरूरत हुई है, कहीं भी हमारे प्रधानमंत्री ने उसमें संकोच नहीं किया है। उसने इस दृष्टि से उन्होंने नहीं देखा इससे हमारा कितना राजनीतिक लाभ होगा अथवा इससे हमारी कितनी राजनीतिक हानि होगी। चाहे कोई भी फैसला रहा हो, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन का फैसला रहा हो, चाहे डिसइन्वेस्टमेंट का फैसला रहा हो, चाहे आर्टिकल 370 का फैसला रहा हो, 35A के बारे में फैसला रहा हो,
3 तलाक कानून भारत की संसद में पारित कराने का फैसला रहा हो। कभी इस बात की चिंता नहीं की कि हमारा इससे कितना राजनीतिक लाभ होगा, इससे हमारी कितनी राजनीतिक हानि होगी। जोखिम उठाने के लिए मजबूत कलेजा भी चाहिए, वह हमारे प्रधानमंत्री ने दिखाया है। भ्रष्टाचार का जहां तक सवाल है, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, याद होगा भी आपको, कि एक बार राजीव गांधी जी ने, मैं राजीव गांधी जी की नीयत पर कोई सवालिया निशान नहीं लगाना चाहता, मैं कांग्रेस नहीं हूं किसी प्रधानमंत्री के बारे में मैं अपशब्दों का प्रयोग करूं, लेकिन राजीव गांधी जी ने एक बार चिंता व्यक्त की थी, क्या करें मेरी समझ में नहीं आता, 100 पैसा मैं ऊपर से भेजता हूं लेकिन बड़ा मुश्किल 14 पैसा नीचे पहुंच पाता है लोगों के पास। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने सिस्टम में ऐसा बदलाव लाया कि आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 100 पैसा यदि ऊपर से चलता है तो 100 का 100 पैसा लोगों की जेबों में पहुंचता है। करप्शन को रूट आउट करना, करप्शन को मिनिमाइज करना, यह केवल भाषण देकर नहीं किया जा सकता है। करप्शन को मिनिमाइज करना है, करप्शन को रूट आउट करना है, तो उसके लिए सिस्टम में बदलाव लाना होगा। और इस काम को यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। भारत आत्मनिर्भर बने, इस दृष्टि से भी प्रधानमंत्री ने जो पहल की है उसकी सर्वत्र सराहना हो रही है। दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में जाने का हमको अवसर मिला है। लंबे समय से मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। मैं देखता हूं कि पहले भारत का कोई प्रतिनिधि विदेशों में जाता था तो जो तवज्जो उसको मिलनी चाहिए, जो रिस्पांस मिलना चाहिए, वह रिस्पांस नहीं मिलता था। लेकिन आज भारत का कोई भी प्रतिनिधि यदि दुनिया के दूसरे देशों में जाता है तो बहुत ही इज्जत और सम्मान की नजरों से आज उसे देखा जाता है। भारत के बारे में लोगों की अवधारणा बदल चुकी है और दुनिया भी सच्चाई को स्वीकार कर रही है। अभी तक हम सारे रक्षा से संबंधित हथियार, प्लेटफॉर्म्स, वेपन्स, मिसाइल्स जो हम अपने देशों से भारत को बेचा करते थे, अब वह दिन लद गए, वह दिन अब जा चुके। भारत अब अपने पैरों पर खड़ा होकर, आत्मनिर्भर बनकर, सेल्फ रिलायंट बनकर इन सब सारे चीजों के निर्माण का सिलसिला प्रारंभ कर चुका है। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो कैपिटल बजट है उसके बारे में हमारी सरकार ने यह तय कर दिया है, हमारे प्रधानमंत्री ने तय कर दिया है कि 65% कैपिटल बजट यह जो होगा वह केवल डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर ही खर्च किया जाएगा, केवल डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट पर। यह कोई साधारण फैसला नहीं है। मैंने लगभग 410 आइटम्स की सूची जारी कर दी है। चाहे जो भी होगा, हम दुनिया के दूसरे देशों से उसे आयात नहीं करेंगे। हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत की धरती पर बनाएंगे और भारतीयों के हाथों से बनेगा और सारे विश्व के लिए भी बनाएंगे। मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड। इतना ही नहीं, हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की लगभग 2500 से अधिक ऐसे RLUs, कंपोनेंट्स, उनके बारे में भी फैसला कर लिया है कि किसी भी सूरत में वह दुनिया के दूसरे देशों से नहीं मंगाए जाएंगे। हम यही बनाएंगे और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। सारा देश ही नहीं बल्कि मैं कहूंगा सारी दुनिया इस सच्चाई को अच्छी तरह समझ रही है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास, लोगों का भरोसा बढ़ा है। जहां तक गुजरात के चुनाव का प्रश्न है, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि गुजरात अब तक के जितने भी रिकॉर्ड रहे हैं, इस बार के चुनाव में सारे रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहा है।
कांग्रेस आपके बारे में, जैसे मैंने कहा कि एक राजनीतिक पार्टी कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है, दूसरी केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जहां तक प्रश्न है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी हमारी सरकार की और हमारी पार्टी की नीतियां पूरी तरह से स्पष्ट हैं। आज से ही नहीं, जब हम भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे, जब से हमने भारत में अपनी राजनीतिक यात्रा एक निश्चित आइडियोलॉजी के आधार पर प्रारंभ की है, तब से उसी पर हम कायम हैं। हम समय समय पर अपने स्टैंड को बदलते नहीं हैं। मैंने कहा, ऑप्टिक्स और पॉलिटिक्स को ध्यान में रखकर हम कोई फैसले नहीं करते हैं। और मेरे साथियों, जो काशी क्षेत्र हमारी जन्मभूमि है, वहीं से गुजराती मां की कोख से पैदा हुए मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। और इसे भी मैं अपना संयोग मानता हूं कि वो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए हैं, लेकिन मैं भी उस मां की कोख से पैदा हुआ हूं जिसका नाम श्रीमती गुजराती देवी है। तो मेरी तरफ से इतना ही है कि आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जी, आपने अभी जिक्र किया उपस्थिति और अस्तित्व का। इस चुनाव का तो आपने डिक्लेयर कर दिया कि हमको उपस्थिति की लड़ाई और अस्तित्व की लड़ाई चल रही है। अगले आने वाले चुनाव में किस तरीके से आप देखेंगे इन दोनों पार्टी? नहीं, अस्तित्व तो बचा रहेगा कि नहीं बचेगा, अथवा बचेगा कि नहीं बचेगा, इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता। वो तो राजनीतिक पार्टियां ही बतला सकती हैं। लेकिन जन सामान्य का विश्वास, जन सामान्य का भरोसा हमारे नेतृत्व के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति तेजी से बढ़ा है। अब ये गुजरात के ही रहने वाले हमारे गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह। जिस तरीके से गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने काम किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। आतंकवाद के मोर्चे पर मोदी जी के नेतृत्व में एक हमें जबरदस्त कामयाबी मिली है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही धारा 370 यह समाप्त हुआ है। और हमारे मुख्यमंत्री यहां के श्री भूपेंद्र पटेल जी, जिस समय वो बने थे तो लोग तरह तरह की आशंकाएं व्यक्त कर रहे थे, क्या होगा, कैसी सरकार चलेगी। लेकिन हमारे भूपेंद्र पटेल जी ने जिस तरीके से सरकार चलाई है और जनहित में उन्होंने फैसले लिए हैं, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। मैं इस मंच से भी उनको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार के चुनाव में भूपेंद्र पटेल जी जन सामान्य का विश्वास हासिल करने में पूरी तरह से कामयाब होंगे। आपके बारे में आपने कुछ नहीं कहा, अस्तित्व के बारे में। मैंने कहा ना, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, उपस्थित होंगे तब बतलाएंगे। राजनाथ जी, यूसीसी का बार बार जिक्र आ रहा है। आम आदमी पार्टी का इस पर कहना है कि अगर इसको लाना ही था तो बीजेपी बहुत पहले इसको ला देती। बीजेपी का इसको लाने की कोई मंशा ही नहीं। मैंने क्यों, जहां जहां जरूरत पड़ी है हमने ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया है, ला रहे हैं। अपने गिरेबान में झांक कर ये लोग देखें। भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता जनता की अपेक्षाओं की कसौटी पर पूरी तरह से खरी उतरी है। कि मौनी बाबा कहना यह कोई गाली नहीं है। किसी को रावण कहा जाए, नीच शब्दों का प्रयोग किया जाए, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम नहीं कर सकती। और जो भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता करेगा उसे भारतीय जनता पार्टी माफ नहीं करती है। यदि किसी ने गलती कर दी तो उसके लिए खेद व्यक्त करेगा। पहले तो मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि कभी भी पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन,
ध्रुवीकरण की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी कतई विश्वास नहीं करती है। भारत में रहने वाला चाहे कोई व्यक्ति किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी विचारधारा का हो, जो भारत का है वो भारत का है। हम भारतीय समाज को तोड़कर टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर राजनीति नहीं करना चाहते, बल्कि पूरे समाज को साथ लेकर राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन भारत की अस्मिता, भारत के गौरव, भारत के स्वाभिमान पर यदि कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे भी भारतीय जनता पार्टी माफ नहीं करती है, और चाहे किसी भी जात, किसी भी कौम, किसी भी मजहब का क्यों। जी, जो लिपिड है, जो इस्राएली फिल्मकार है, उन्होंने बाकायदा कश्मीरी फिल्म्स को लेकर कहा कि ये प्रोपेगेंडा वाली फिल्म है और प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश। कहाँ, मुझे फिल्म वगैरह के चक्कर में हम जानते ही हैं कहाँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच।